बहुत क्रिटिसाइज हुआ, बहुत गाली पड़ी। 8 से 9 प्लेयर वो सेम होंगे और सिर्फ 3 लोग चेंज होंगे। 1.25 साल उसका हमने इलाज कराया, अब वो फुली फिट है। सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं आजकल बाबर के। और ना जो लोगों की ख्वाहिशात है ना, जो उन्होंने मचाया हुआ है, अदरवाइज अभी ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा मुश्किल है किसी भी कप्तान के लिए कि वो तीनों फॉर्मेट का प्रेशर ले सके। कोच को कोचिंग की जॉब देनी चाहिए, ना कि एक्स क्रिकेटर्स को। कोचिंग इज इंटायरली डिफरेंट दैन प्लेइंग। एक बहुत बड़ी साइंस है। ही इज़ यंग, ही इज़ डन हिज लेवल 4, एक्सपीरियंस भी है, तो मैं तो उसको रिकमेंड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर मजीद और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। आज हमारे मेहमान हैं एक मशहूर क्रिकेटर जिनका नाम ही उनकी पहचान है, और वो लाहौर कलंदर के कोच हैं आकिब जावेद साहब। आए आकिब जावेद साहब से ज़रा गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर, थोड़ा सा बताइएगा, PSL शुरू होने वाला है, लाहौर कलंदर्स की कैसी तैयारियां हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस सीज़न में लाहौर कलंदर से? देखिए, जो कलंदर की जो मुश्किल थी वो पहले 4 साल थी। उसकी वजह ये है कि जब पहली दफ़ा ड्राफ्ट हुआ था 16 में, मैं तो नहीं था इनके साथ, लेकिन तब एक पिक ऑर्डर होता है, वो लाहौर का बहुत बुरा आया था। वारियाँ एंड में आ रही थी, तो जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स है सारी टीमों ने वो होल्ड कर लिए। और पहले सीज़न के बाद इनको पता ही नहीं था PSL वालों को भी करना क्या है। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जब वो चैम्पियन बनी तो नेक्स्ट सीज़न उन्होंने 16 प्लेयर रिटेन कर लिए। तो प्लेयर तो आपको मिलना नहीं है कहीं से। वो फिर बाद में सोचा कि यार इस तरह तो एक टीम अच्छी है तो अच्छी रहेगी, एक बुरी है तो बुरी ही रहेगी। फिर उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप 8 प्लेयर सिर्फ रिटेन कर सकते। फिर प्लेयर थोड़े से पूल में आए, लेकिन उस तरह से प्लेयर मिल नहीं रहे थे और हमें लोग गालियाँ दिए जा रहे थे सीज़न 2, 3, 4। तो हमने तभी पहले सीज़न जब मैं आया ही हूँ तो हमने सोचा कि ये प्लेयर तो नहीं मार्केट में मिलने, तो अपने बनाते हैं। हम अपने प्लेयर्स को ट्रेन करने शुरू कर दिया, जैसे फ़खर है, हारिस है, शाहीन है, फिर और भी दिलबर है, और भी बहुत सारे। अच्छा अकबर भाई, जैसे आपने कहा कि हमने हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जुमान, अब कोई एक नाम बता दें जो आने वाले दिनों में हमें पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ नजर आएगा, लाहौर कलंदर का सितारा। दिलबर हुसैन और एक ताहिर बेग है बैट्समैन, वो बहुत उनमें टैलेंट है। इस तरह बहुत लंबी एक लिस्ट है। अच्छा अभी दिलबर हुसैन की आपने बात की, बिग बैश भी खेला, आपकी तरफ से भी, लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी खेला, लेकिन अभी तक उसमें कुछ स्पार्क खास नज़र नहीं आ सका। वो असल में जब बिग बैश में अनफिट हो गया, उसको हो गई नी इंजरी, और फिर 1.5-2 साल उसका हमने इलाज कराया, अब वो फुली फिट है। या तो स्किल वाइज तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी हमने लाहौर कलंदर के लिए देखी, बहुत शानदार कप्तानी की, टाइटल भी जितवाने में कामयाब हुए वो। तो क्या लगता है आपको कि T20 में अगर रिप्लेस किया जाए शाहीन शाह अफरीदी को बाबर आजम के साथ, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा रहेगा? आई थिंक इट्स टू अर्ली। हाँ, अभी सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं आजकल बाबर के, इंक्लूडिंग यू। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अभी मेरे से 2-3-4 लोगों ने इंटरव्यूज़ यही किए हैं जो उसको पीछे पड़े हुए हैं, जो कप्तान नहीं है, जो कप्तान नहीं वो। तो आपको कौन सा को माइक ब्रेयरले मिल गया? अभी आपके टेस्ट मैच 8 महीने हैं नहीं, ठीक है। तो ये तो शोर ना जो लोगों की ख्वाहिशात है ना, जो उन्होंने मचाया हुआ है, अदरवाइज अभी ज़रूरत नहीं है उसको चलने दें, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है किसी भी कप्तान के लिए कि वो तीनों फॉर्मेट का प्रेशर ले सके। अच्छा तो भाई, जैसे रमीज़ राजा साहब आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने मैथ्यू हेडन को टूर्नामेंट के लिए ले आते थे, शॉन टेट को ले आते थे। आपको लगता है कि परमानेंट जो है वो एक फास्ट बॉलिंग कोच जो है हमें हमारा अपना ही होना चाहिए? मतलब आपके नाम से शुरू हो जाए तो एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास फास्ट बॉलर्स की। तो एक वकार यूनिस का जो एक्सपेरिमेंट नाकाम हुआ, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप बाहर के जो बॉलर्स को लेके आ रहे हैं अपने बॉलर्स को ट्रेन करने के लिए, क्या ये सही फैसला था रमीज़ राजा का? और अब नजम शेट्टी साहब को क्या पाकिस्तान से ही बॉलिंग कोच लेना चाहिए? देखिए, उसमें 2 चीज़ें, कोच को कोचिंग की जॉब देनी चाहिए, ना कि एक्स क्रिकेटर्स को। कोचिंग इज इंटायरली डिफरेंट दैन प्लेइंग। तो वकार हो गया, या मिसबा हो गया, या ये सकलैन हो गया, या मोहम्मद यूसुफ हो गया, इवन हेडन हो गया, इवन दे आर नॉट क्वालिफाइड कोचेस।
क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साइंस है। ये आपको बहुत रिसर्च, बहुत से कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद आपको पता चलता है कि किसी को गाइड कैसे करना है, किसी को क्या बताना है, किसी को कैसे लेके चलना है। ये वकार को लगा के इन्होंने सारे पाकिस्तानियों को बदनाम कर दिया कि ये इनको तो कोचिंग ही नहीं आती। तो मेरे ख्याल में आजकल जो एक यासिर अराफात वो प्लेयर भी थे, अभी उन्होंने लेवल 4 भी किया है, एंड ही इज़ आई थिंक किसी काउंटी के हेड कोच भी हैं। काफ़ी सालों से वो कोचिंग में भी आ गए हैं। ही इज़ यंग, ही इज़ डन इज़ लेवल 4, एक्सपीरियंस भी है, तो मैं तो उसको रिकमेंड करूँगा। आपने तो पूरा उसकी टर्मिनोलॉजी बता दी कि मतलब कोच को क्या होना चाहिए, लेकिन हमारी जो आवाम है वो तो नहीं समझ, वो कहेंगे यासिर अराफात ने यार 2 टेस्ट खेले हैं, 3 वनडे खेले हैं, T20 2। तो अब उसने मैनेज करना है प्लेयर्स को, उन्हें आगे खुद छिक्के दे चौके नहीं मारने। ये तो देखिए आम आदमी को की राय की कोई अहमियत भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक बात वो करो जो लोगों को पसंद आए, या वो बंदा ले आए जिसको कहें जी वाह वाह ये तो जी इसके 10,000 रन हैं, तो कोचिंग की ये बेसी नहीं पता, तो फिर क्या होगा। अच्छा भाई, नजम सेठी साहब शुरू दिन से पहले भी जो उनका टेन्योर था, ये फॉरेन कोच के ऊपर बिलीव रखते हैं, जो अभी भी इन्होंने मिक्की आर्थर से रब्ता किया, उसके बाद एंडी फ्लॉर का भी सुनने में आया कि उन्होंने भी इनकार कर दिया। खैर, तो आप भी समझते हैं कि हमारे पास फॉरेन कोच होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, बजाय इसके कि हम अपने एक्स क्रिकेटर्स जो है वो उनको हेड कोच नहीं, वो कोचेज हैं नहीं ना, सिर्फ एक्स क्रिकेटर्स हैं। एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो एक्स क्रिकेटर की टर्म लगी है साहब, तो उसको हमने कोच बना दिया। हाँ, उनको कोचिंग का नहीं कोई पता, ना उन्होंने की है, ना उन्होंने कोर्सेज किए हैं, ना कोई एक्सपीरियंस किया है। सीधा पाकिस्तानी टीम में जो भी किया है हुआ जलीली है। क्योंकि आपको एक काम आता नहीं है तो आप वो करने पड़ लग जाओ। ये तो नहीं हो सकता कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करें और अगले महीने कहें जी मैं मास्टर किया, मैं पढ़ाऊँ। ऐसा नहीं होता, उसकी अलग ट्रेनिंग्स है। तो इसीलिए फॉरेन कोच आपको लाना पड़ता है, पाकिस्तान में तो नहीं है। अच्छा भाई, डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर आप भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जब डिपार्टमेंट को क्रिकेट को ख़त्म किया गया। आप दोबारा नजम सेठी साहब आए हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट को वापस लेके आना चाहते हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या दोबारा से डिपार्टमेंट क्रिकेट जो जैसे पहले थी वैसे लाइए, या कुछ उसमें अमेंडमेंट की जाए उस डिपार्टमेंट क्रिकेट के स्ट्रक्चर में? देखिए, वो आपको कुछ ना किए बगैर इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप थी क्रिकेट के लिए कि जिसकी कोई हद ही नहीं, कोई इतनी कर ही नहीं सकता। करोड़ों का बजट एक एक डिपार्टमेंट का है, और वो कम से कम 100 के करीब थे जो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक वो क्रिकेटर्स को फैसिलिटेट करते थे, उनको जॉब्स देते थे, कॉन्ट्रैक्ट्स देते थे। और जब आप डिपार्टमेंट कोई प्लेयर रखता है ना, तो वो 100 दफ़ा सोचता है कि मैंने इसको नौकरी दे रहा हूँ, उसको लेके आएंगे जो 10, 12, 15 साल हमसे खेल सके। तो वो प्लेयर बन जाता है, वो फिर आते उसको खिलाते हैं 1 सीज़न 2 सीज़न 3 सीज़न खिलाते हैं कंटिन्यूसली, और वो मैच्योर हो जाता है। फिर एज ये जो एसोसिएशन का सिस्टम है, इसमें सिफारिश बहुत है। ये क्या करते हैं सारे वोटर्स अपने क्लब्स को खुश करने के लिए, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 3 मैचेस कराए, और एंड ऑफ द डे एक भी डेवलप ना हुआ। तो इसका ये नुकसान है, तो ये इनको लानी पड़ेगी डिपार्टमेंट। अच्छा भाई, वनडे वर्ल्ड कप जो है वो बड़ा करीब है, अब तो एशिया कप है इसके बाद, उसके बाद फिर हमने सीधा वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में चले जाना है। तो हमारी जो वनडे टीम है, क्या आपको लगता है कि इसमें ये बन गई है, या इसमें कुछ अभी हमें कमज़ोरियां या खामियां उनको दूर करने की ज़रूरत है, मिडल ऑर्डर से लेके बॉलिंग के शोबे या ओपनिंग में? देखिए, अभी इन्होंने एक नई टीम बनाई है। आगा सलमान अच्छा एक डेवलप हुआ है, उसामा मीर एक अच्छा प्लेयर मिला है, बाय द वे ये भी कलंदर्स का ही है। तो अगर आप देखें ना, जिस टीम की बॉलिंग स्ट्रांग होगी वो टूर्नामेंट जीती है। तो अगर आपके ये प्लेयर्स जो है ये फिट रहते हैं और फॉर्म में रहते हैं, शाहीन, हारिस, नसीम, ये 3 तो आपके मेन स्ट्रीम बॉलर्स हैं हमारे, बहुत ज़बरदस्त आपके पास ऑप्शंस हैं। वो बस शादाब है, उसामा है, फिर आपके पास आगा की सूरत में ऑफ स्पिन भी है, नवाज भी है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। और जो मुश्किल आएगी वो आएगी स्ट्राइक रेट की, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड ने इनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से आए, किधर कौन सी गेम खेल के वो चले गए। ये तो उनसे कुछ कम से कम कुछ 1 मील पीछे भाग रहे थे।
अच्छा, कोई वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है अभी, स्ट्राइक रेट की आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे कि 260-70 से आप मैच नहीं जीत सकते। अभी श्रीलंका इंडिया की सीरीज आपने देखी होगी, 400 रन बन रहे हैं, इंडिया बना रहा है जो है वो, विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो इंडिया ऐसी पिचेस बना रहा है जहाँ पे 400 450 रन जो है वो बनेंगे और वो वर्ल्ड कप में भी वही बनाएगा। आपने कहा कि नाम लाइबिलिटी बन जाते हैं, तो वो नामों को भी थोड़ा सा या तो कहना पड़ेगा। अभी देखिए ना, एक आपसे डिमांड है कि आपने 300 प्लस 350 स्कोर करोगे तो जीतोगे जी। तो फिर उनको जगाओ, उनको एक टारगेट दो कि भाई इस स्ट्राइक रेट पे आप खेलते हो तो आप हमारे साथ चलोगे, जी। नहीं खेलते तो हम हारने के लिए स्कोर नहीं कराएंगे आपके। एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया नहीं आ रहा, जो रमीज राजा साहब ने स्टांस लिया, अभी नजम सेठी साहब ने भी उसके ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। अगर इंडिया नहीं आता फॉर एग्जांपल, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना चाहिए देन इंडिया, या पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए जो वो। अच्छा, अगर भाई विराट कोहली के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। आप बहुत बड़े फैन हैं विराट कोहली के, आप बड़ा प्रेस करते हैं उसकी बैटिंग को, अभी दोबारा फॉर्म में आ गए हैं। क्या आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड जो है वो बहुत जल्दी सारे एक एक रेजा होने वाले हैं विराट कोहली के हाथ? जिस तरह वो जा रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेलता है, अपने आप को चेंज करता है। पीछे बहुत ही मुश्किल में आया, क्योंकि वो खेलता इस तरह से है कि उसके एक आधा फ्लॉ है, और आउट ऑफ फॉर्म होगा तो फिर देखिए कितना अरसा चला गया, और जब वो इन फॉर्म आता है तो उसका फिर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सूर्या कुमार यादव जो है वो इससे भी आगे का प्लेयर है। अच्छा। वो तो कोहली के साथ खेलता है, तो वो तो कोहली से कई गुना बेहतर वो प्लेयर लगता है। अच्छा, विराट कोहली और बाबर आजम को बड़ा कंपेयर किया जाता है, आपसे सैकड़ों दफ़ा ये सवाल हो चुका होगा यकीनी तौर के ऊपर। आप क्या समझते हैं कि बाबर, अब जो वनडे क्रिकेट बहुत कम हो गई है कंपैरेटिवली अगर हम पास में देखें, तो बाबर कहीं नज़दीक तरीन भी आएगा विराट कोहली के? देखिए, दो डिफरेंट प्लेयर है। बाबर इज कंसिस्टेंट, बाबर इज टेक्निकली मोर साउंड देन विराट। विराट के अंदर फ्लेयर है, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, स्ट्राइक रेट हाई रखता है, तो ब्रेव है एज कंपेयर अगर हम बाबर से। बाबर उसके मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रेंज ऑफ शॉट्स नहीं है, उतनी पावर नहीं है, और उतनी उसके पास स्ट्राइक रेट हाई नहीं है। उसका मुकाबला करना है तो फिर वनडे में तो स्ट्राइक रेट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा लीग्स खेल रहे हैं, मतलब अभी मोहम्मद रिजवान जो यहाँ से मैच खेला, ट्रैवल किया और फ़ौरन बांग्लादेश में जाके उन्होंने 9 बजे पहुँचे, 11 बजे उनको मैच खिला दिया गया। कोई पीसीबी का चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा क्रिकेटर्स के ऊपर, चाहे वो पास की मैनेजमेंट थी चाहे आपकी। आप क्या समझते हैं कि इतनी ज़्यादा लीग्स खेलने से हमारे जो प्लेयर्स हैं वो एक तो फिटनेस के मसाइल से 2-4 होंगे, दूसरा मेंटली वो क्या फिट रहेंगे पाकिस्तान के खेलने के लिए? देखिए, आजकल आप ये कर नहीं सकते, और ये इन्होंने रोके रखे हैं प्लेयर पिछले 2-3-4 जितने भी सालों में। इंग्लैंड ने एक फ़ैसला किया कि हमने अपने प्लेयर्स को लीग्स में भेजना है, ताकि वो लीग्स में जाएं, डिफरेंट कंडीशंस में खेलें, और प्रेशर आता है ना जब आप फॉरेन प्लेयर होते हो। तो उन्होंने अपने प्लेयर इधर इधर भेज भूज के, हैरी ब्रूक हमने बना के दे दिया, टिम डेविड हमने बना के दे दिया, फिल सॉल्ट हमने उनको दे दिया। तो ये अच्छा है, बट मैनेज आपने फिर प्लेयर ने करना है कि वो जब देखे कि आप मेरी बॉडी, हर लीग में आपको सारे मैच ना खेलो। आप कहोगे जी अगर बॉलर है तो मैं बैक टू बैक मैच नहीं खेलूँगा, मैं सारे मैच नहीं खेलूँगा, 2 खेल लूँ, 1 मिस कर दूँ, फिर 1 खेल लूँ, 2 खेल लूँ। तो ये इट्स अबाउट मैनेजिंग योर सेल्फ। अगर आप घर बैठ जाएंगे तो फिर आपको सीखेंगे कैसे, और पैसा भी नहीं आपको मिलेगा। अच्छा, अगर वही 90s के जो बच्चे हैं, मतलब मैं भी 90s में ग्रो अप हुआ, तो एक लंबे बाल और वो जब भाग रहे होते थे आकिब जावेद, और वो एक हीरो वाली लुक और वो सारा, तो अब आपको याद आते हैं वो दौर, वो दिन जब आप बिल्कुल यंग थे और आपके बाल उड़ रहे होते थे, आप फास्ट बॉलिंग करते थे, तो लड़कियां और वो सारा वो अब मिस करते हैं जब आप, तो आपने बड़ी जलशन लगा के बाल उठाए हो? नहीं, मैं कभी जिंदगी में ना एक लम्हा भी पीछे नहीं जाना चाहता। मैं अपने मैच ही नहीं देख सकता। अच्छा। बुरे लगते हैं, को गेम इतनी बदल गई है, स्क्रीन इतनी बदल गई है। वो तो पता नहीं धूप में हमें कहते थे कि खेलो ना, उसमें कोई लुक थी ना स्क्रीन थी वैसी। आज जो स्क्रीन नज़र आती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ यार वो फजूल
टाइम था गुजर गया। लम्हे में ज़िंदा रहना मुझे पसंद है। सही। आज मुझे मज़ा आ रहा है, कल आ सकता है, कल था या नहीं था इससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं ज़िंदगी में। सही। अच्छा अगर भाई आप क्या समझते हैं कि आपका जो क्रिकेट करियर है वो आप उससे मुतमिन है जितना आपने क्रिकेट खेली? हाँ, मैंने खुद ही छोड़ी थी। सही। जब मैं ऐसी चीज़ें हो गई, मैच फिक्सिंग खिलाफ खिलूफ जाके, तो मैंने कहा मैं नहीं खेलता। सही। मैं कभी नहीं खेलता था कि मैं रिकॉर्ड तोड़ दूँ, ये रिकॉर्ड बन, नो। मैं एंजॉयमेंट के लिए गेम खेलता था। अगर भाई एक विकेट बताएं जो आपने ली और आपने कहा कि ये मेरी बेहतरीन विकेट है जो आज तक मैंने ली है, मतलब कोई एक बैट्समैन जिसको आपने मेरा ख्याल है वो जो सेमीफाइनल वाला स्लोअर वन था, क्योंकि तब कोई करता नहीं था जी, वो बिल्कुल एक नई इन्वेंशन थी। तो वो एक जो है वो इसलिए वो भी हैरान होके देख रहे थे मेरे साथ हुआ क्या है।